नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे थे शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि में आज हम लोग देखेंगे एक पुराना पेपर है और ये पेपर हुआ था 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। और आप लोग जानते होंगे कि 8 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, अन्य कई सब्जेक्ट होते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए गए थे 8 अगस्त को, और ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले 2018 का पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो इस क्लास के बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग जानेंगे कि एक तो पेपर सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे हम, साथ ही आप लोग जानेंगे कि कहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आज आप लोग जानेंगे। ठीक है, और चैनल पर कई सारे क्लासेज हैं, ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, है ना। और आप लोग देखिएगा वीडियोज़, और साथ ही प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी, तो आप लोग डिटेल्ड में क्लासेज उनको भी ज़रूर देख लें। ठीक, और अच्छी लगती हैं क्लासेज तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में ना आप लोग आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जान सकते हैं कि इससे पहले जो है वो सबसे पहले 1975 में NCF आया था। ठीक, और उसके बाद आया था 1988 में, और उसके बाद आया था 2000 में। और ये जो 2005 वाला हमारा NCF था ये चौथा था। कौन से नंबर का था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि पहला जो आया था NCF 1975, फिर 1988, फिर 2000, और फिर ये 2005, यानी कि चौथा था ये। ठीक, अभी तो 2023 वाला वो भी तैयार हो गया है ना। तो इसमें कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे, ये 21। तो इसको आप लोग NCF 2005 को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लें। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इस पर एक क्लास आप लोगों के लिए मिल जाए जल्दी। ठीक, तो पहले का आंसर है बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है, क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस पर भी ये भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, वैधता, परीक्षण, विश्वसनीयता, इन पर ना। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जरूर आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है कि वैधता किसे बोलते हैं, और ये वस्तुनिष्ठता किसे बोलते हैं। ठीक, और विश्वसनीयता किसे बोलते हैं। तो ये जो मूल्यांकन की जो विशेषताओं के अंतर्गत आती है ना, तो ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वैधता, वैलिडिटी इसे बोलते हैं करके। ठीक, तो वैधता किसे बोलते हैं, वैधता यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक है, तो अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं, मूल्यांकन में वैधता की या वैध जिसे बोलते हैं, तो वैध मूल्यांकन वो होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में क्वेश्चन जानना चाह रहा है। ठीक है, मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि उसी की बात करना चाहता है वो। तो ये तो बोल रहा है कि अलग अलग अवसरों पर या फिर समतुल्य जो प्रश्नांश होते हैं उनमें विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न जो शिक्षक हैं उनके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के प्राप्तांक अगर बराबर आ रहे हैं, है ना। मान लो जैसे आपका कोई एग्ज़ाम पेपर था, वो कोई ए सर हैं, ये कोई बी सर हैं, तो इनके द्वारा बी सर के द्वारा अगर उसमें 90 नंबर दिए गए और ए के द्वारा भी 90 नंबर ही दिए गए, तो इसका मतलब क्या है, उसमें स्थिरता है ना, संगतता है। तो ये उसकी विश्वसनीयता को बताती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग यानी कि विभिन्न लेकिन एक जैसी परिस्थिति है। ठीक है, और उसमें जो परीक्षा है उसका जो उत्तर है वो एक ही प्रकार का है। ठीक, तो जो ऐसा जो
मूल्यांकन होगा या ऐसा जो मापन होगा वो विश्वसनीयता कहलाती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। और एक वस्तुनिष्ठता भी आती है अभी। ठीक है, वस्तुनिष्ठता को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि एक ही उत्तर होना चाहिए उसका, है ना, और उस पर किसी भी टीचर का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक। तो मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया जो समायोजन होता है वो स्व समायोजन होता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन। क्वेश्चन नंबर 4, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? आरंभिक बिंदु शून्य होता है किस मापन में? ठीक। तो ये मापन वाला जब चैप्टर हम लोग मापन वाला एक क्लास आप लोगों के लिए आएगी, आप उसमें मापन के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कि ये निरपेक्ष मापन होता है। ठीक, तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि निरपेक्ष मापन क्या होता है, मानकी क्या होता है, या स्वमानक मापन क्या होता है। ये मापन पर एक क्लास आप लोगों के लिए आएगी बाद में। ठीक है, 2-4 दिन में आ जाएगी क्लास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थित होती है। प्रारंभिक तेजी, बी है पठार, या सी है नीचे की ओर ढाल, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अधिगम वक्र जब स्टार्ट होता है तो कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, इस प्रकार से। ठीक, ये ठीक, या ऐसे ही ये। ठीक, लेकिन जब पहले यानी कि जब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से तो स्टार्ट ऊपर की ओर, है ना, यानी कि तेजी है पहले में, लेकिन उसके बाद पता चलेगा कि फिर ये ग्राफ ये नीचे को ऐसे आया, है ना, या ऊपर को गया। ठीक, तो प्रारंभ में तो जो स्थिति होगी प्रथम सोपान में वो प्रारंभिक तेजी होगी, तो ए ऑप्शन सही होगा। डिसकैलकुलिया संबंधित है, ए अक्षरों को लिखने से, बी है खराब हस्तलेख से, या सी है उच्चारण से, या फिर अंकों को समझने से। कैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलेटर से संबंधित है, आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हो। तो कैलकुलिया जो है वो अंकों को समझने से। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ऐसे ही डिसमोर्फिया, आप बताएंगे कि डिसमोर्फिया किससे संबंधित होती है? डिसमोर्फिया, ठीक है, आप लोगों के लिए है कि डिसमोर्फिया किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया वो क्या होती है? पठन विकार से संबंधित। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं? मनोवैज्ञानिक जो फ्रॉयड हैं ये मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं? इदम को, अहम को, परम अहम को। चलिए, जो इदम होता है ना, ये इदम ये सुखवादी सिद्धांत पर संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे आप, सुखवादी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभार। इदम जो है ये इदम, या इसको आप लोग ईड बोल सकते हो। ठीक, ईड इंग्लिश में ईड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी होगा इसका, आप देख सकते हो। ठीक, ईड। ठीक है, इदम को क्या बोलते हैं? ईड बोलते हैं। तो ईड जो है, ठीक, इसका ये आंसर नहीं है अभी। ठीक है, ये आंसर अभी नहीं है, ये आप अभी समझिए कि इदम जो है ना ये सुखवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, सुखवादी सिद्धांत यानी कि जो जहाँ पर जो व्यक्ति है वो अनैतिक और जो आपराधिक जो इच्छाएं होती हैं उनका भंडारण होता है यहाँ, सुखवादी। ठीक है, सुख के लिए बस काम करना, उसको बस केवल सुख चाहिए, है ना, तो इसके लिए वो अनैतिक और आपराधिक इच्छाएं उसकी यहाँ पर पनपती हैं यहाँ ईदम। ठीक है, ईट पर ईदम में, ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये जो ईदम है ये अचेतन मन से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अचेतन मन से संबंधित होता है। ठीक, ठीक है, और अचेतन मन आप जानते हो कि ये जो मस्तिष्क का जो है लगभग 9/10 भाग जो है मस्तिष्क का अचेतन मन ही होता है। ठीक,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इदम की बात की हमने। उसके बाद अगर अहम की अगर हम बात करते हैं तो ये वास्तविक सिद्धांत पर बात करता है, वास्तविक सिद्धांत से ये संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? अहम वास्तविक सिद्धांत। ये चेतन मन से, चेतन, ठीक है, जागृत अवस्था, यानी कि ये जागृत अवस्था होती है। ठीक है, ये जागृत अवस्था होती है। और फ्रॉइड ने ही इसे मनुष्य के भीतर मनुष्य, इसे फ्रॉइड इसे मनुष्य के भीतर मनुष्य इसे ही मानता है, किसे? अहम को, जो जागृत अवस्था में होता है। ठीक है, मनुष्य के भीतर भी एक मनुष्य यानी कि चेतन मन जो जागृत अवस्था में होता है, जो वास्तविक से संबंधित, वास्तविकता से संबंधित होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो मन की जो अवस्थाएं जो बताई है ना फ्रॉइड ने, अवस्थाएं या फिर दशाएं बोल सकते हो, चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन। तो उसमें जो चेतन मन, ठीक, और ये चेतन मन 10% केवल मस्तिष्क का ये 10% हिस्सा होता है, बोलता है, और मस्तिष्क का ये जागृत अवस्था में होता है करके। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, ठीक है, और ये परम अहम, ये तो सुपर ईगो है। सुपर ईगो जो है ये आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत की हमें अच्छा करना, अच्छा, ठीक है, ये केवल जो है ये आदर्श सिद्धांतों पर चलता है। ठीक, और जो इसके बीच में जो जो अहम होता है, इदम और अहम के बीच में ये संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, कभी ऐसे पूछ भी लेते हैं। ठीक, और एक फ्रॉइड ने जो है एक आपने पढ़ा होगा, एक ओडिपस ग्रंथि और ओडिपस और एक इलेक्ट्रा बोल देते हैं, इलेक्ट्रा। तो इन दो ग्रंथियों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि जो ओडिपस होता है, ये लड़कों में ओडिपस ग्रंथि, और इस ओडिपस ग्रंथि होने के कारण ही वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, कहते हैं। ठीक है, अधिक प्यार करते हैं ओडिपस ग्रंथि के कारण। ठीक है, ओ यानी कि सन में ओ आता है ना, ऐसे याद रख लेंगे, लड़का, लड़के। अब लड़का विपरीत लिंग यानी कि अपनी माता जी से, ठीक है, माता जी से अधिक प्यार करते हैं लड़का। और जो इलेक्ट्रा जो ये होती है लड़की, ये लड़की जो है वो अपने पिता से जो है अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, इस ग्रंथि के कारण, इस ग्रंथि की होने के कारण बोलता है कौन? फ्रॉइड। ठीक है, और एक और ग्रंथि की भी बात की थी उन्होंने, उसको ये बोलते हैं क्या? स्वमोह करके। ठीक है, जिसमें वो स्वयं से ही मोह करते हैं। ठीक है, नार्सिज्म करके कुछ इंग्लिश में बोल सकते हो स्वमोह को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम है। कौन सा क्रम है भाई सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का? सबसे पहले पाठ योजना बनाते हैं, है ना, फिर उसके बाद शिक्षण करते हैं। ठीक, शिक्षण, टीचिंग करते हैं, शिक्षण, फिर फीडबैक मिलता है। ठीक है, फिर पुनः पाठ योजना बनाते हैं, फिर पुनः पाठ योजना के बाद पुनः शिक्षण करेंगे, फिर पुनः शिक्षण के बाद पुनः फिर फीडबैक मिलेगा पुनः। तो ये किस में है? ये ई ऑप्शन में ही दिख रहा है। ठीक, पाठ योजना, शिक्षण करेंगे, फिर योजना बनाई पहले, फिर शिक्षण किया, फिर उसका हमें फीडबैक मिल गया, फिर जाके उसमें सुधार करके पाठ योजना में पुनः पाठ योजना बनाई, फिर पुनः शिक्षण किया, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 9, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस पर जो है ये जब दोबारा जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो फिर इसका आंसर परिवर्तित हो गया था, फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, और पहले इसका आंसर CL हल दिया गया था। देखो इसने ना यहाँ पर प्रबलन सिद्धांत दिया है हिंदी में, लेकिन अगर यहाँ अगर बात करते हैं तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया है। ठीक है, ये पुनर्बलन सिद्धांत हो जाता है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया था और इस कारण ही इसको जो है डिलीट कर दिया गया। अगर प्रबलन की ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ड्राइव इंग्लिश में ये होना चाहिए था आई थिंक, तो ये प्रबलन का सिद्धांत सीएल हर्ल ने दिया था, ठीक है। क्योंकि जो सीएल हर्ल ने जो सिद्धांत दिया था ये लगभग 1915 के आसपास में दिया था और ये स्किनर महोदय ने इन्होंने 1957 में दिया था, ठीक है, अपना जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, आरएस थ्योरी, ठीक। तो सीएल हर्ल का तो यानी कि पहले है ना, तो ये सिद्धांत की बात करता है, ठीक। और ये प्रबलन है, तो प्रबलन ये सीएल हर्ल आता है अगर हिंदी की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग नाम था, तो इस कारण ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। अगर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो फिर वो स्किनर ने दी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था फिर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, इसका समीकरण किसने दिया था? वुडवर्थ ने, मॉर्गन ने, मैस्लो ने या फ्रॉइड ने? तो वुडवर्थ कहते हैं कि निष्पत्ति का परिणाम जो है वो योग्यता और अभिप्रेरणा है, ठीक है। ये उन्होंने बात कही है कि निष्पत्ति का जो परिणाम है वो योग्यता और अभिप्रेरणा है करके, तो निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा ये समीकरण बन जाता है वुडवर्थ, ठीक। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो सही क्रम जो है वो क्या होना चाहिए? पहले नियोजन करना यानी कि प्लानिंग, है ना। पहले हम कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग बनाई जाती है, ऐसे ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी पहले प्लानिंग तैयार होती है। तो नियोजन कहाँ कहाँ है भाई? पहले एक डी ऑप्शन में है ना, एक बी में है, तो सी और ए तो ऐसे ही कट गए। तो उसके बाद व्यवस्था करना या फिर अग्रसरण करना, ठीक है। अब पहले उसके बाद प्लानिंग की, तो प्लानिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, तो पहले उसको अग्रसर तो नहीं करना पड़ेगा, तो व्यवस्था करना पहले होगा, अग्रसर उसके बाद होगा, और नियंत्रण करना तो बाद की बात है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखो कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत नहीं भी पढ़ी हैं तो फिर भी आपको सही आंसर देना होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि आपकी जो शिक्षण अभिरुचि है ना, उसमें कैसी पकड़ है आप लोगों की, ठीक है, कितना अच्छा सोच सकते हैं आप, ठीक। तो इन चीज़ों में जल्दबाजी भी नहीं करनी होती, थोड़ा आराम से रुक के आंसर देना पड़ता है, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है यहाँ, क्योंकि चिंतन बहुत आवश्यक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? तो ये कारण है भाई शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, ठीक। तो इसका सही जवाब है डी, शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने की दृष्टि से जो है नई तरह की शिक्षा व्यवस्था, ठीक, जैसे मुक्त शिक्षा है, पत्राचार शिक्षा है, इनका औचित्य है इनके कारण, ठीक। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, ये किसने कहा है? तो ये परिभाषाओं से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। जो परिभाषाएं कहीं पर भी किसी भी मॉडल पेपर हो, है ना, मॉक टेस्ट हो, या कहीं भी किताब में आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ ये परिभाषाएं दिखती हैं तो आप लोग उनको ज़रूर एक दृष्टि उनमें ज़रूर मारें, ठीक, पूछा जा सकता है। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, ये कहा है डेसियल ने, ठीक, डेसियल याद रख लेंगे इसको, ठीक। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? देखो अब यहाँ समूह कारक पूछा गया है, ठीक। ये और एक होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का समूह सिद्धांत, एक होता है बहुबुद्धि सिद्धांत, एक होता है बहुकारक या बहुतत्व, बहुकारक या बहुतत्व करके आ जाता है, ठीक। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ध्यान रखेंगे। समूह कारक थर्स्टन,
ठीक है, थर्स्टन। ठीक, थर्स्टन, मैंने इसको याद कराने के लिए आपको कहा था कि थर्स्टन यानी कि थर्ड, थर्स्टन थर्ड, थर्ड यानी कि थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर क्रिकेट में होता है और क्रिकेट समूह में होता है, एक जने से तो क्रिकेट खेला नहीं जाता। ठीक, तो समूह में खेला जाता है क्रिकेट, ऐसे करके रिलेट करना मैंने बताया था आपको। ठीक, तो इसी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर बहुबुद्धि पूछता आपसे तो वो गार्डनर। ठीक है, ठीक, गार्डनर यानी कि गार्डन में बहुत सी बुद्धियाँ हैं। ठीक है, गार्डन में बहुत सी यानी कि फूल वगैरह है ना, गार्डन में बहुत कुछ होता है बहुत, तो ये बहुत बुद्धि है, ऐसे रिलेट कर लेना गार्डन। ठीक, बहुकारक थॉर्नडाइक कारक। ठीक, तो ऐसे याद करना, मैंने बताया था आपको बहुकारक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। तो इसका सही जवाब है वह भी। क्वेश्चन नंबर 16, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है या समाप्त नहीं किया जा सकता है, या फिर समाप्त करना कठिन होता है, या डी ऑप्शन है समाप्त करना सरल होता है। तो 16 का जो आंसर होगा कि मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त करना कठिन होता है। ठीक, तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो पिछली बार के पेपर अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है वैज्ञानिक न होना, परिकल्पना का न होना, सामान्यीकरण न किया जाना, शोध का विकल्प न होना। देखो, क्रियात्मक शोध और एक मौलिक शोध, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, है ना। तो क्रियात्मक जो शोध होता है इनका सीमांकन होता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है सामान्यीकरण न किया जाना। ठीक है, क्रियात्मक जो शोध होते हैं उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 21 का ये है ना। चलिए 19, शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। तो शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। देखो, एक मूर्त अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो मूर्त बुद्धि कौन सी होती है, जो चीज़ देखी जा रही है ना, जिसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ये अंकों और सूत्रों को तो याद करते हैं, है ना, उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो ये चीज़ें देखो ये अमूर्त होता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को जो है मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, पहले वास्तविक रूप से हम उनको जैसे अगर गिनती है ना, अंक के बारे में अगर समझाना है तो दो, हम जब कुछ चीज़ें उसको ला कर देंगे कि ये दो हैं करके, और इस दो को हम किस तरीके से लिखते हैं करके उसको तब बताएंगे, और इस बताने को इसको ये अमूर्त रूप है। ठीक है, मूर्त से पहले हमने उसको दो वस्तुएं ला कर दे दी। ठीक, वो मूर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। हाँ, तो ये शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक के साथ साथ CCE यानी कि व्यापक, जो व्यापक होता है उसका मतलब क्या है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, देखो इंग्लिश में अगर इसको देखें तो क्या बोलते हैं हम लोग कि जो कंटिन्यूस, जो कम्प्रीहेंसिव है ना, जो क्या है कम्प्रीहेंसिव।
ठीक, शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, को करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी शामिल करना व्यापक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाकर मेहदी इसके शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण होते हैं? इसमें देखो शाब्दिक की बात की गई है, ठीक है, शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन में कितने होते हैं करके। एक शाब्दिक, इसके साथ साथ इनका एक देखो पिछली बार तो शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने उप परीक्षण है पूछ लिया गया, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे अशाब्दिक पूछा जा सके, ठीक है। तो अशाब्दिक अगर पूछा जाएगा कि अशाब्दिक में कितने अशाब्दिक उप परीक्षण हैं, तो अशाब्दिक जो है वो 3 है, ठीक। लेकिन यहाँ शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं ये इसकी बात की गई है, तो यहाँ ये 4 है, शाब्दिक में 4 है, ठीक है। परिणाम परीक्षण और ये नवीन संबंधों का परीक्षण कुछ ऐसे करके है ना, करके ये 4 परीक्षण है कुछ, और अशाब्दिक में 3 है, ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए ये इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, मौका मिलते ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वाकर में जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण हैं उन पर एक क्लास आप लोगों की बनेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? शाखी की बात हो रही, देख लो, है ना। ये अभिक्रमित अधिगम हम देखते हैं सीधे तो सीधे स्किनर पर चले जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन यहाँ पूछा कि शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया, तो शाखी की बात की गई है तो नॉर्मन ये क्राउडर, ठीक। अगर ये रेखी की बात करता तो फिर स्किनर, ठीक है, और मैथेटिक की बात करता तो फिर गिलबर्ट। 23, क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, अंतर्मुखी। देखो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार बताए थे, हमने बात की थी यूंग या जुंग बोल देते हैं, जुंग महोदय ने, ठीक है। और इनके शिष्य थे, है ना, इनके शिष्यों ने फिर एक और प्रकार बताया था और जोड़ा था इसमें उभयमुखी करके, ठीक है, वो शिष्यों ने जोड़ा था, ना कि यूंग या जुंग ने जोड़ा था, ठीक। तो फिर ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा प्रकार नहीं है पूछा है क्रेचमर का। क्रेचमर लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, क्रेचमर काय, मैंने ऐसे याद कराया था आपको कि क्रेचमर काय वाले जो प्रकार हैं वो क्रेचमर के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है व्यवहार के लक्षण, तो इसका जो आंसर है ना, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति, बी ऑप्शन है। इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, तो ये ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का ये अर्थ है, ठीक, ये ध्यान रखें। 25, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्रो ने कहा है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें स्किनर कहते हैं ना कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है करके कहते हैं ना, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, या सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? स्किनर ने, ठीक है। और गिलफर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है करके, है ना, ये इनकी भी बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, तो ये किसने विकसित किया था? ये किया गया विकसित हर्ज़बर्ग द्वारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना इसको एक बार, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। 27, कॉल सैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? मानव विकास की अवस्थाओं को इन्होंने 8, ठीक है, 8 स्तरों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, किसके द्वारा
किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये है बोरिंग, लैंगफील्ड और वीट, डी ऑप्शन। 29, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। देखो, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड आप लोग जानते हो कि एटीट्यूड बनाया जाता है ना। तो बनाया अगर जाता है तो फिर ये वंशानुक्रम तो नहीं होगा, ठीक है, वंशानुक्रम नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ये बुद्धि और वातावरण, ठीक, ये छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है किससे? बुद्धि और वातावरण से। ध्यान रखेंगे, जैसा वातावरण मिलेगा, है ना, बुद्धि है ना, अभिवृत्ति, ध्यान रखेंगे, सॉरी। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर, ठीक है। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे कहते हैं सीखने का क्षैतिज अंतरण, या सीखने का ऊर्ध्व अंतरण, या सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण, या सीखने का ऋणात्मक अंतरण। देखो, अर्जित ज्ञान जो है एक परिस्थिति का, वो अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है। ठीक, एक परिस्थिति का जो ज्ञान है, ठीक, जो अनुभव है, जो प्रशिक्षण है, उसका उपयोग जो है वो किसी दूसरे और समान परिस्थिति उसमें किया जा रहा है, तो ये होता है क्षैतिज अंतरण। ठीक है, क्षैतिज। ठीक, जैसे क्षैतिज के अंतर्गत ना आपने देखा, जैसे महिला आरक्षण जो होता है ये क्षैतिज आरक्षण होता है। ठीक, जैसे दिव्यांग कैटेगरी होती है, ठीक, उसी में से। ठीक, जैसे मान लो जनरल की अगर हम देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में 100 पोस्ट हैं, ठीक, 100 पोस्ट हैं, महिलाओं का आरक्षण है 30% मान लेते हैं, तो 100 में से 30% जो है वो महिलाओं के लिए, यानी कि 30 पद महिलाओं के लिए होंगे। ठीक, यानी कि है तो महिला ही जनरल की बात हो रही। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लेते हैं 80 में 20 पद हैं, ठीक, 20 पद हैं, है ना, और इसमें 20 पदों में से अगर मान लेते हैं 30% जो महिला आरक्षण है, तो 20 का 30% जो है वो महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, 3 दूना 6 पद, यानी कि महिलाओं के लिए वो आरक्षण, यानी कि है तो वो 80 ही महिलाएं, ठीक, लेकिन उस 80 में से ही 6 महिलाएं जो हैं वो महिलाएं होंगी उस 20 में से, 20-80 में से। ठीक, 80 कैटेगरी के बच्चों में से। ये होता है क्षैतिज आरक्षण। ठीक, ऐसे ही, यानी कि वही है तो वही, यानी कि वही परिस्थिति वही है, लगभग समान परिस्थिति है, लेकिन उसी प्रकार की दूसरी ठीक है, समान परिस्थिति है, ठीक, उसमें हस्तांतरण हो रहा है। ठीक, ऊर्ध्व होता है बढ़ा, ऊपर। ठीक, चलिए, तो ये आज हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर देखा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग ख्याल रखें अपना, और वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है, समय समय पर आते हैं, पहले डेली नहीं आ पा रही हैं, है ना, लेकिन एक दिन छोड़ के ज़रूर वीडियोज आ ही जाएंगी। ठीक, और आप लोग तब तक तैयारी करते रहें, और सभी क्लासेज अगर अभी तक नहीं देखी हैं आपने तो वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी मैंने कई सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ आप लोग चेक कर लें। थैंक यू, आगे मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।